वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक, जिसमें दो छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे रह गए थे इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। एक तो मैंने आपको आज बताना है लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, और एक आपको उसकी फॉर्मेशन के बारे में बताना है। तो ये दोनों ही टॉपिक बिल्कुल छोटे छोटे से हैं और सिंपल हैं। इन्हें आज हम जल्दी से फिनिश कर देते हैं और फिर हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट फॉर्म की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की लिमिटेशंस में जैसे कि आप देख सकते हो, हमारी फर्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको क्लियरली ये चीज़ समझाई थी कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर्स के कोऑपरेशन के साथ चलती है, और ये क्यों बनाई जाती है? अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होंगे उनके वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। उनको रीज़नेबल रेट्स पे आप चीज़ें दे सकते हो, ठीक है, या प्रोड्यूसर्स के राइट के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, इसके लिए प्रोड्यूसर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं अलग से। तो पर्टिकुलर पर्पस के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है। आप उनके मेंबर बनते हैं, ठीक है, और उसके बाद मिल के पैसा लगाते हैं और मिल के इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं। और इसमें लिमिटेशन लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि मेंबर्स बहुत लिमिटेड है ना, और ज़्यादातर जो होते हैं वो इतने ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं होते। उनका जो बैकग्राउंड होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा फाइनेंस इन्वेस्ट कर पाएँ। तो फाइनेंशियली जो उनकी कंडीशन होती है वो ठीक ठीक होती है। और अगर मैं बात करूँ कंपनीज़ के कंपैरिजन में, तो वहाँ के कंपैरिजन में भी यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम पाए जाते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में हम बात कर रहे हैं लिमिटेड फंड की। किसकी बात कर रहे हैं हम? लिमिटेड फंड्स। उसके बाद बात करते हैं इनएफिशिएंसी कंप्लीट लिख देती हूँ मैं इसको, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट में भी इनएफिशिएंसी पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं कि ये एक्सपर्ट्स को हायर कर सके मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, तो जो मेंबर्स होते हैं उनमें से ही कुछ लोगों की मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी और वो सारे सिस्टम को मैनेज करेंगे, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है। ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे आर नॉट एबल टू हायर एक्सपर्ट्स फॉर द मैनेजमेंट। ओके, एंड दैट्स वाई इनएफिशिएंसी इज सीन इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप इसको अपने नोट्स में लिख लो। इनएफिशिएंसी इज मैनेजमेंट ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी के कारण दे आर नॉट एबल टू अपॉइंट एक्सपर्ट्स। वो एक्सपर्ट्स को हायर नहीं कर पाते। ठीक है, हो जाएगा स्टूडेंट। इनएफिशिएंसी इज मैनेजमेंट, वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओके, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट्स अपॉइंट करोगे तो वो सैलरी पैकेज अच्छा मांगेंगे, और हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं कि हम उन्हें इतनी ज़्यादा सैलरी दे पाएँ। फिर बात करते हैं लैक ऑफ सेक्रेसी की। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इनके जो अकाउंट्स होते हैं वो इनको डिस्क्लोज करने होते हैं, पब्लिक को शो करने होते हैं। और जब आप अपने ईयरली अकाउंट्स को पब्लिक के सामने पब्लिश कर रहे हो, नोटिफाई कर रहे हो, तो वहाँ पे सेक्रेसी जो है वो नहीं रहेगी। ठीक है, आपकी वर्किंग के बारे में सबको पता चलेगा। लैक ऑफ सेक्रेसी बिकॉज दे हैव टू पब्लिश देयर अकाउंट्स। अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना पड़ता है। देन बात करते हैं डिफरेंस इन ओपिनियन की। ओपिनियन में डिफरेंस रहता है। देयर आर सो मैनी मेंबर्स इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अलग अलग मेंबर्स हैं तो सोच अलग अलग होगी। विच अराइज म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, विच अराइज म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। ओके स्टूडेंट्स, अलग अलग मेंबर होंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। कोई बोलेगा कि इस काम को हमें ऐसे करना चाहिए, तो कोई बोलेगा किसी अलग तरीके से करना चाहिए। तो वहाँ पे क्योंकि मैनेजमेंट भी इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, कोई सिलेक्टेड पर्सन नहीं है कि उन्हीं का डिसीजन माना जाएगा और किसी का नहीं माना जाएगा। सभी मेंबर्स मिलकर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, कई बार ओपिनियन जो है वो डिफर हो जाती है मेंबर टू मेंबर, जिसकी वजह से उनमें क्या अराइज होते हैं, डिस्प्यूट्स। उसके बाद बात करते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन भी कुछ नहीं है। अब जैसे सोल प्रोप्राइटर है, उसको पता है कि बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो मेरे हैं,
पार्टनरशिप में दो लोग मिल के बिजनेस करते हैं, उनको भी पता है भी जो प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट लेंगे। आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपको टाइम टू टाइम उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। बट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा? यहाँ पे आपका एम है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, आपको उनके वेलफेयर के बारे में सोचना है, उनकी हेल्प करनी है। आपको पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, मोटिवेशन की कमी आ जाती है, क्योंकि आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट तो आप जो है पूरा कर नहीं पाते। आपको अपने मेंबर्स के वेलफेयर पे ध्यान देना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड पीपल डोंट लाइक टू वर्क। वहाँ पे लोग क्या है, काम करना पसंद नहीं करेंगे। एंड द लास्ट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस की कमी, क्योंकि पब्लिक जो है वो ज़्यादातर अपना फेथ शो नहीं करती कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, मतलब फाइनेंस के केस में तो हम वैसे भी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस की जो है यहाँ कमी रहती है, लोग इतना ज़्यादा इसको ट्रस्ट नहीं करते। पॉलिटिकल इश्यूज बहुत होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के, वो सिर्फ एक तरह से शो करते हैं कि हम अपने मेंबर्स को वेलफेयर कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट कमेटी है वो कई बार शो करती है कि हम अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, पर कई बार ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, वो पैसा बचाने की सोचते हैं कि हमारा इंटरेस्ट पूरा हो जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए, तो वहाँ पे लोग फिर क्या है, इनको ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने आज क्या सीखा कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि यहाँ सिलेक्टेड मेंबर हैं, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके वो चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो फंड्स की कमी देखी जाती है। इनएफिशिएंसीज मैनेजमेंट में भी जो है इनएफिशिएंसी रहेगी, बिकॉज हम जो है इस पोजीशन में नहीं है कि हम एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकें। देन सीक्रेसी नहीं रहेगी, हमें अपने अकाउंट्स टाइम टू टाइम पब्लिश करने पड़ेंगे। ओपिनियन का डिफरेंस रहेगा, सो मेनी मेंबर्स आर देयर, दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड विच अराइज म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। लैक ऑफ मोटिवेशन, you are not allowed to satisfy your self interest, okay, so that's why there is lack of motivation and the people almost it is seen that they don't like to work. And lack of public confidence की कमी होती है, they don't show faith. Public is not in favor of cooperative organizations because mostly it is seen that their members are politically influenced. ओके स्टूडेंट्स, तो लिमिटेशंस आर ओवर। एक छोटा सा टॉपिक हमारा और है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाएगा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, तो एक छोटा सा टॉपिक हमारा बाकी था आज, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसके लिए हमारा एक एक्ट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। उसके अंडर हर एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर आप एग्जिस्टेंस में आना चाहते हो, अगर आपको अपना एक लीगल स्टेटस चाहिए, तो जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनके लिए कंपलसरी है कि वो इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 बनाया हुआ है, उसमें क्या प्रोविजंस हैं सब डिटेल दी हुई है कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, तो वो कंपलसरी आपको करवाना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विल गेट योर लीगल स्टेटस, एंड आफ्टर गेटिंग लीगल स्टेटस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, टू होल्ड द एसेट्स इन इट्स ओन नेम, okay, and to sue any other party in the court. So these are the advantages of getting legal status. कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसका लीगल स्टेटस मिलेगा, पर वो तभी मिलेगा जब वो रजिस्टर्ड होगी, और रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे।
आपको उसके लिए देखना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। सिंपल सा जो थोड़ा बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना वो मैं आपको बता देती हूँ। दोज हु वांट टू रजिस्टर अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, those who want to register under cooperative society act 1912 have to submit an application to the registrar. Okay, those who want to register under cooperative societies act 1912 have to submit an application in advance to the registrar. रजिस्ट्रार के लिए देखो जो रेलिवेंट होगा आपके स्टेट में कहाँ पे जो है कंपल्शन है, ठीक है, कहाँ पे आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो, वो डिफाइंड प्लेसेस होते हैं कि कहाँ आपको रजिस्ट्रार मिलेगा, आपको वहाँ जाना है, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देनी है, जो भी एक प्रोसीजर है फॉलो करना है, उसके बाद आपको आपका लीगल स्टेटस मिल जाएगा। द मेन थिंग इज दैट कि वॉट इज़ टू बी मैंशन इन दिस एप्लीकेशन, हमें इस एप्लीकेशन में मैंशन क्या करना पड़ेगा। वी हैव टू मैंशन नेम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, पर्पस, किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है ये, पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, लाइक अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, प्रोड्यूसर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी किन मेंबर्स के लिए बनाई जा रही है, किस पर्पस के लिए बनाई जा रही है। यहाँ पे नेम और एड्रेस होगा मेंबर्स का, नेम एंड एड्रेस ऑफ मेंबर्स, वो मैंने आपको बताया था कि कितने मेंबर्स होने चाहिए यहाँ पे कंपल्सरी, मिनिमम 10 मेंबर्स, मिनिमम 10 अडल्ट मेंबर्स का होना ज़रूरी है, 18 साल से ऊपर हो जो मेंबर्स, ठीक है, तो मिनिमम 10 मेंबर्स, 10 अडल्ट मेंबर्स यहाँ ज़रूरी है, तो उसका नेम और एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही सिंपल प्रोसीजर है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि जिन्हें भी अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना है उनके लिए एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को सबमिट करना ज़रूरी है। उसके अंदर आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नेम मेंशन करें, ठीक है, उसका पर्पस मेंशन करें, और जो मेंबर्स हैं जो कि मिनिमम 10 होने चाहिए उनकी भी सारी डिटेल आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट आप लें जल्दी से। एक दो पॉइंट्स आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, शेयर कैपिटल की डिटेल, अदर रूल्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सब भी ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके मेंबर्स के बारे में। मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये है स्टूडेंट्स आपके ऑफिस बियरर, जो भी वहाँ के मेन मेंबर्स रहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, आपको सिर्फ इनके नेम्स लर्न करने हैं। आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ठीक है। इसका कोई भी मतलब फंक्शंस जो हैं वो आपको जो है ज़रूरत नहीं है करने की, हमारे लिए सिर्फ इतना ही सफिशेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के मेन टॉपिक हमारे थे कोऑपरेटिव सोसाइटी की फीचर्स, उसकी मेरिट्स और उसकी लिमिटेशन। ये छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स थे जो मैंने आपको अलग से बता दिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, या ऑफिस बियरर्स के नेम आप लर्न कर सकते हो कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है और ट्रेजरर है। ओके स्टूडेंट, तो नाउ दिस टॉपिक इज ओवर कोऑपरेटिव सोसाइटी। Now we have learned already about sole proprietorship, we have done joint Hindu family business, and today we have completed one more topic, cooperative organizations। इन सभी टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है स्टूडेंट्स। जब सारी फॉर्म्स हमारी एक साथ हो जाएंगी तो
ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि उसकी मेरिट्स में क्या था और उसकी लिमिटेशंस में क्या था। तो अब तक की जो 3 फॉर्म्स हमारी अच्छे से हो चुकी हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये आप करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नई फॉर्म हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।